नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। लता दीदी का गाया ये गाना आज गुनगुनाने को जी चाह रहा है। आज वो हमारे बीच नहीं रहीं, पर हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हम अपने जीवन काल में उनको सुन पाए। माँ सरस्वती का साक्षात रूप लता मंगेशकर जी पर बातचीत करने स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मेहमान राज ग्रोवर जी और शराज शरीफ जी। स्वागत है आपका। बहुत अच्छा लगा आपने लता जी के नाम के साथ शराज शरीफ का नाम लिया, मेरा नाम लिया। मैं एक नाम और लेना चाहूँगा अपने एक दोस्त का, जिनके साथ मेरा काफ़ी लंबा संपर्क रहा, गुलजार जी, जिन्होंने ये पंक्तियाँ गीत लिखी लिखा है। और हमने बहुत शुरू में जब मैं बम्बई आया था, मैं मोहन स्टूडियो बम्बई में था, जहाँ पे कृष्ण चोपड़ा एक फिल्म डायरेक्टर थे, बलराज साहनी की कंपनी थी। मैं वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर था उनकी कंपनी में, और गुलजार साथ में ही हमारे ऑफिस था, बिमल रॉय साहब का, गुलजार उनके असिस्टेंट थे। तो हमारा उठना बैठना, खाना पीना, दोपहर का लंच वंच इकट्ठे रहता था। तो मुझे जाहिर है, आई फील वेरी प्राउड जब ये गाना बजता है। अरे वाह। और ये पहचान है, तो मुझे गुलजार बहुत याद आता है। और मैं जब भी बम्बई जाता हूँ तो मैं गुलजार से ज़रूर मिलता हूँ, और ना मिलूँ तो फिर ऐसा लगता है कि आप बंदा आगरा गया और ताजमहल नहीं देखा। अरे, तो मैं गुलजार से ज़रूर मिल के आता हूँ। तो जब लता दीदी के बारे में आप सोचते हैं तो कैसी यादें? लता जी हमेशा बच्चों की तरह बातें करती थी। बच्चों के साथ उनको बहुत प्यार था। वो घर में सबसे बड़ी थी, और जितने भी उनकी छोटी बहनें थीं, आशा भोसले हो या मीना हो या जो भी भाई उनका हृदय, सबको अपने बच्चा समझती थी। और फिल्म लाइन में जितने जिनसे इनका संपर्क रहा लता जी का, सबके बच्चों से बहुत प्यार रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार इनको जो रहा वो नरगिस जी के बेटे से रहा, संजू से। संजू को वो बिल्कुल, जिसमें उतना अपनापन, वो इतना मैं देखता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब जैसे न्यूज़ आई लता जी के बारे में, तो मुझे सबसे पहले बच्चा जो याद आया वो संजू याद आया। शराज जी, आप इसे एक पर्सनल लॉस मानते हैं? जी, सभी मानते हैं। और मैं शुरू करना चाहूँगा मजरू सुल्तानपुरी कहे हुए एक शेर से, रोक सकता है हमें जिंदा ने भला क्या मजरूह, रोक सकता है हमें जिंदा ने भला क्या मजरूह, हम तो आवाज़ हैं दीवार से छन जाते हैं। अरे वाह। ये आवाज़ ऐसी है जो तारीफ़ की मोहताज नहीं है। हम क्या तारीफ़ करें। और वो ज़माना भी अलग था, टीम वर्क था, लिखे अच्छे जाते थे गाने, शायर अच्छे थे, कवि अच्छे थे, म्यूज़िक डायरेक्टर्स लाजवाब थे। हर एक की इंडिविजुअल एक पहचान थी कि ये अगर गाना है तो ये नौशाद साहब का क्लासिकल बेस है, ये रोशन साहब का है आउटस्टैंडिंग, रोशन साहब बहुत आउटस्टैंडिंग। और सलील चौधरी जिनको ओशन ऑफ म्यूज़िक मानती थी खुद लता जी भी। जयदेव जी आए, जब काफ़ी देर से आए मगर बहुत अच्छा उन्होंने, जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर थे बहुत अच्छे थे, मेहनत से काम होता था। और ये सिर्फ मेरा ही कहा हुआ नहीं है, बल्कि लता जी खुद भी मानती थी कि जब तक गाना अच्छा लिखा ना जाए, वो कोई भी गा ले या कोई भी म्यूज़िक दे ले, वो गाने में वो बात पैदा नहीं कर सकते हम जो आउटस्टैंडिंग हो या हमेशा चले। आज भी याद इसलिए रहते हैं गाने कि उस ज़माने के शायर ऐसे थे, गाने लिखे जाते थे ऐसे। साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी देखें, मजरू सुल्तानपुरी जो 1940s में लिखा है उन्होंने, जब दिल ही टूट गया हम जी की क्या करेंगे। और फिर वो लिखते हैं 80s में, पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा, बड़ा नाम करेगा हमारा बेटा। ये जो है इनिंग्स है मजरू साहब की, तो 60 इयर्स की,
बहुत बड़ी बात है। और शायर भी ऐसे थे, लिखे अच्छे जाते थे गाने, धुनें भी अच्छी बनती थी। और फिर सोने पे सुहागा, दो आवाज़ें, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी, ये दो आवाज़ें ऐसी हैं जो हम तो नहीं कह रहे हैं, हम तो खैर बहुत तो तिफल मख्तब हैं उनके सामने कि हम तो कुछ क्या जानते हैं। मगर जितने भी लोगों का इंटरव्यू लिया है मैंने मन्ना दा के, कि भाई हम भी गाते हैं, मैं भी गाता हूँ, किशोर मुकेश भी गाता है, किशोर भी गाता है, पर रफ़ी साहब जैसा हम नहीं गा सकते। और तो ये दो आवाज़ें ऐसी है जो बरसों बीत जाएंगे मगर वो रिपीट नहीं हो सकती, फिर दोबारा नहीं आ सकती, लता जी और मोहम्मद रफ़ी। तो इनका कॉम्बिनेशन का कोई आपका पसंदीदा गाना? हाँ, बहुत सारे गाने हैं, वो अच्छे पहले के भी हैं। और नौशाद साहब के देख लिया मैंने, किस्मत का तमाशा देख लिया, एक आग लगी एक आग बुझी, आँखों ने मेरी क्या देख लिया, अच्छा है वो भी, निम्मी जी और दिलीप साहब पर फिल्माया गाना, वेरी गुड। राज जी, आपने तो पर्सनल टाइम स्पेंड किया है लता जी के साथ, हाँ, तो अपने कोई एक्सपीरियंसेस मैं बताइए। एक बात बताऊंगा, इन्होंने जिक्र किया म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ उनका कैसा वो रिश्ता रहता था बहुत, लेकिन मैं मदन मोहन जी के बारे में कहूँगा। मदन मोहन को इन्होंने भाई बनाया हुआ था, राखी बहन थी ये उनकी, बहुत प्यार था आपस में इनका। और उनकी एक फिल्म थी जिसमें मदन मोहन ने म्यूज़िक दिया था, उसमें दो गाने ऐसे हैं उस फिल्म में जो दोनों ही मेरे फेवरेट हैं गाने। और वो किन पे पिक्चराइज किया गया, वो नरगिस जी पे पिक्चराइज किए गए दोनों गाने। उनको ये शिकायत है हम कुछ नहीं कहते, और दूसरा था यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए, यूं दिल से दिल की बात की और रो दिए पे मैं एनीवे जो भी है, मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ, होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूँ। इसमें ये बात करते करते नॉट ओनली लता जी, मदन मोहन और नरगिस जी, ये बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि तीनों बैठे होंगे इकट्ठे, और लता जी जा बैठी हूँ उनके पास। तो मैं भी आऊँगा, उनके पास जाऊँगा, लेकिन अभी वक्त है, अभी तो मैं जवान हूँ। मैं इस वक्त 84 का हूँ। इट्स नॉट द एज दैट मेक्स यू ओल्ड, इट इज स्पिरिट दैट यू लिव विद। आई एम वेरी एंग्री विद द डिजिट 8. It jumped on the other side of 4 without my permission. I'm 48. शिराज जी, आपका शो जी, उसके बारे में कुछ बताइए। आपने तो लता जी पे बहुत सारे शोज किए होंगे, हाँ। बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स, लिरिसिस्ट पे। निधि, हमारा ऐसा था कि हम जब जो हयात हैं, जिंदा हैं फनकार, उनके हम बर्थडे मनाते थे, उनके, और जो गुजर गए हैं उनका बर्थडे नहीं, उनके हम श्रद्धांजलि पेश करते थे। तो लता जी का बर्थडे, हैप्पी सॉन्ग्स, लता सिंग्स फॉर नौशाद, लता सिंग्स फॉर मदन मोहन, जिन्होंने गज़लों को लाया फिल्मों में, मदन मोहन जी ने, और लता सिंग्स फॉर रोशन, लता सिंह फॉर शंकर जयकिशन, ऐसे बहुत ज़्यादा पेश किए हैं हमने। हर अलग अलग चुनिंदा बड़ी मेहनत से उनको लिखा भी और उनको पेश भी किया। 13 साल प्रोग्राम चला, मैं सब जानते हैं, 1752 एपिसोड किए हैं मैंने वहाँ। और फिर जी टीवी के लिए हसीन यादें, वो भी 2 साल तक चला, अच्छा था प्रोग्राम वो भी। मगर जो अभी तो मैं जवान हूँ में जो बात थी वो अलग बात थी, क्योंकि ज़्यादातर 99% हम कोशिश करते थे, और हमारे सामाईन भी चाहते थे कि हम ब्लैक एंड वाइट गाने पेश करें, कि उसमें जो बात है नेचुरल एक चीज़ है, एक सिंप्लिसिटी है, वो नज़र नहीं आती है आजकल के गानों में, तो बिल्कुल नहीं, और कलर गानों में भी तो वो सिंप्लिसिटी एक है, सादगी जी। तो मदन मोहन जी ने जो गज़लों को पेश किया, जैसे वो हंसते ज़ख्म की गज़ल है, आज सोचा तो आंसू भर आए, मुद्दतें हो गई मुस्कराए, वो जब धुन उन्होंने नौशाद साहब ने सुनी तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी सारी ज़िंदगी की धुनें भारी है मदन मोहन जी की इस एक धुन पे। ये ऐसे लोग सब फनकार बड़े अच्छे थे, बहुत काबिल थे, बॉर्न आर्टिस्ट्स थे, गॉड गिफ्टेड पीपल, बहुत अच्छे थे, सभी अच्छे थे।
और लता जी खुशकिस्मत हैं, पहले के लोग जो उस दौर में पैदा हुई जब ऐसे फनकार थे। गुलाम हैदर पहले, श्याम सुंदर जी, गुलाम मोहम्मद असिस्टेंट नौशाद साहब के, उनके भी गाने बहुत अच्छे हुए। सब पाकीज़ा के देखें गाना, वो जो एक डुएट हैं, पाकीज़ा के सारे गाने अच्छे हैं। मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे हैं, कमाल साहब ने भी लिखे हैं, कैफ भोपाली ने लिखे हैं, मगर वो जो बैकग्राउंड जो गाना है, एक डुएट जो लता जी और रफ़ी साहब ने गाया है मिलके, तो वो तो मेस्मराइज करता है जैसे निधि। वो लगता है कि हमको उसी दुनिया में ले गया वो, हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ सबको जाना है एक दिन। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हमें तैयार चलो। और कैमरा वर्क भी इस कदर खूबसूरत, और वो डुएट लिखा भी अच्छा है, और धुन के तो क्या कहनी, बहुत ही खूबसूरत। तो आप इनके संगीत का आपने इतने सालों तक अध्ययन किया, इन द सेंस जब आप अपना शो लिखते थे तो आपने कितनी रिसर्च की होगी इन सब पर। तो क्या लगता है कि क्या क्वालिटी थी कि वो चाहे पुराने ज़माने की कोई हीरोइन हो या आज की सदी की कोई हीरोइन, कैसे वो अपनी आवाज़ का जादू बिखेर लेती थी और बिल्कुल वैसे ही गाती थी जैसे उनकी नेचुरल आवाज़ हो? ऐसा कैसे कोई कर सकता है? सबसे पहले तो मैं पुराने गाने जो लोग कहते हैं तो वो मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ। पुराने गाने नहीं हैं, हमेशा जवा गाने। हाँ। पुराने गाने तो आजकल के हैं जो आज सुनो और कल नहीं अच्छे लगते जी। पुराने गाने टाइमलेस ऑफ कोर्स, टाइमलेस। वो और ये कि उस ज़माने के फनकार भी ऐसे थे। नरगिस जी जैसी फनकारा न कभी देखी है हमने, उस ज़माने में भी नहीं देखी ना। अब तो खैर कुछ कहने की है ही नहीं ज़रूरत, मगर उस ज़माने में भी नरगिस जी जैसी फनकारा, मदर इंडिया में तो वो बहुत पॉलिश हो गई थी, बट वो अनहोनी, हमारी बालता कहा करती थी कि अनहोनी नहीं देखी तुमने, तो हम जब पैदा भी नहीं हुए थे हम कैसे देखेंगे। अभी डीवीडी में मैंने देखी, ख्वाजा अहमद अब्बास साहब की, जो राज कपूर साहब के राइट हैंड थे, डबल रोल था उनका, नरगिस जी का, वो भाई गज़ब है। और बहुत अच्छी अदाकारा और अच्छी इंसान भी थी, सुना है हमने, मैंने तो देखा नहीं। और हमारी खाला, जो मेरी खाला थी मासी प्रतिमा देवी, तो बॉम्बे टॉकी से सफ़र शुरू किया था उन्होंने, तो उनके साथ में नरगिस जी के साथ में काम किया है। फिल्म का नाम था नरगिस, जिसको उनकी वालदा जद्दन बाई ने बनाया था। उसमें भी थी, अदालत में थी, लाहौर एक फ़िल्म बनी थी करण दीवान और नरगिस जी, उसमें भी थी। वो काफ़ी काम किया उन्होंने, हमारी खाला ने, ऑलमोस्ट 200 मूवीज़। तो नरगिस जी के बाद मीना कुमारी का जिक्र मैं करना चाहूँगा कि लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रही है। और ज़ुबान की जो है गज़ब है कि बिमल रॉय की परिणीता में हिंदी बोली उन्होंने, और बिमल रॉय की बेनज़ीर में उर्दू शायरा रही हैं। वो इस कदर खूबसूरत तलफ़्फ़ुज़ वो आज तो देखने और सुनने में आता नहीं। और आवाज़ भी उनकी ऐसी शहद जैसी मीठी, शायरा भी रही, वो इतना अच्छा लिखती भी थी। चांद तन्हा है आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, कि ज़िंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा है। ये अब कहाँ ऐसे सुनाई नहीं देता है। शायर भी अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। तो लता जी ने कितनी लैंग्वेजेस में गाने गाए। लेकिन एक किस्सा है कि दिलीप कुमार जी से उनकी अनबन हो गई थी क्योंकि उन्हें उनकी उर्दू पसंद नहीं थी। तो इसके बारे में कुछ रोशनी डालिए। नौशाद साहब से जब मैंने का इंटरव्यू लिया मैंने, जब उन्होंने मुझे एक बात कही कि जब 1949 में महबूब साहब की अंदाज़ बन रही थी, तो एक गज़ल लिखी मजरू साहब ने, उठाए जा उनके सितम और जी जा। तो दिलीप साहब ने पूछा होगा भाई ये किससे गवा रहे हो, नूरजहां तो जा चुकी थी जब। तो मैं लता से गवा रहा हूँ। भाई नहीं, उनसे नहीं गवाना चाहिए आपको, क्योंकि वो तो महाराष्ट्रन है, एक्सेंट उनका मराठी होगा। नहीं वो ये सब मुझ पे छोड़ दो। लता जी को बुलाया उन्होंने और उन्होंने गज़ल दी कि ये इसको मेरे सामने पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ, और फिर घर पे ले जाओ और 15 दिन पढ़ो इसी को, और फिर मेरे पास आना, फिर मैं सुनूंगा, पढ़ के सुनाना मुझे, उसके बाद मैं धुन बनाऊंगा और फिर ये हम रिकॉर्ड करेंगे। वो गज़ल, वो पहली गज़ल है लता जी ने जो नौशाद साहब के लिए गाई। उठाए जा उनके सितम और जिए जा मुस्कुराए जा, अंदाज़ फिल्म से। इस कदर खूबसूरत लिखा भी मजरू साहब ने और वो गाया भी अच्छा है। नौशाद साहब की धुन के तो क्या कहने, शहंशाह मौसीकी।
आप उनकी पर्सनालिटी के बारे में बताइए लता जी की। आपने कहा उनका एकदम बच्चों जैसे बात करती थी, बच्चों से बहुत प्यार था, उनका स्वभाव कैसा था? क्या है कि सुनील दत्त साहब ने अपना एक इंस्टीट्यूशन बनाई हुई थी, अजंता आर्ट्स वेलफेयर ट्रुप। हम लोग बॉर्डर्स पे जाके जवानों को एंटरटेन करते थे। 62 की वॉर पे के टाइम पे किया, 65 की वॉर पे किया, 71 में जब ये बांग्लादेश बना तब किया। हम कश्मीर भी गए, बांग्लादेश भी गए। तो दत्त साहब ने और नरगिस जी ने मुझ पे छोड़ दिया आर्टिस्टों को संभालना। मैं आई वॉज द मैनेजर ऑफ द ट्रुप, मैन इन चार्ज ऑफ द ट्रुप। और जिन जिन से भी संपर्क बुलाना होता था तो मैं ही सब कुछ करता था। तो हम जब बांग्लादेश जा रहे थे तो हमको जहाज़ चाहिए थे, कश्मीर भी जाना था, हमको जहाज़ चाहिए थे क्योंकि हमारे म्यूजिशियंस भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं। और जहाज़ के लिए उन दिनों में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। तो सुनील दत्त साहब का टाइम फिक्स हो गया उनसे मुलाकात करने का कि जहाज़ चाहिए एयरफोर्स के। तो जिस दिन टाइम फिक्स हुआ था तो उस दिन दत्त साहब की तबीयत, बॉम्बे से दिल्ली जाना था उन्होंने, तबीयत बहुत ख़राब हो गई उनकी, जा नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने उनके सेक्रेटरी से बात की और मुझे भेज दिया दिल्ली मैडम गांधी से मिलने के लिए। तो मैं मैडम गांधी से मिला तो उनके सेक्रेटरी ने मुझे कहा सिर्फ 10 मिनट की मुलाकात होगी आपकी, इन मैडम को बहुत बिजी हैं, 10 मिनट की। तो मैं कहा ठीक है। तो हम लोग लॉन में बैठे मैडम गांधी के घर पे और मैंने अपनी बात शुरू की। बात तो 5 मिनट में ख़त्म हो गई। 5 मिनट में डिसाइड हो गया हमें 2 जहाज़ चाहिए। और फिर बातें होती रहीं, उनसे चाय मंगवाई। आई वॉज विद हर फॉर अबाउट 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में मैडम गांधी ने बात की दो लेडीज़ के बारे में, लता मंगेशकर और नरगिस जी। और नरगिस जी के बारे में बात की तो मदर इंडिया, और लता जी के बारे में बात की तो मुझे जीने दो में सुनील दत्त वॉज द मेन दिस थिंग। लेकिन मुझे जीने दो में उनको सिर्फ एक लोरी पसंद आई थी मैडम गांधी को, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ। जब वो ये गाने की बात कर रही थी और लता जी की बात कर रही थी तो मैंने उनकी आवाज़ में खर्च देखी, मैडम गांधी की आवाज़ में खर्च देखी। अब तो मेरी आवाज़ में भी वो बात आ गई है। तो यू कैन इमेजिन कि लता जी की कितनी इज्जत आज देखता हूँ। नेहरू जी के साथ भी उनकी एक किस्सा है, वो जो गीत गाया था मेरे वतन के लोगों, और आज नरेंद्र मोदी जी के साथ भी है, अटल बिहारी जी के साथ भी है, और मैडम गांधी के साथ भी है। मतलब लेजेंड हैं ऐसी। मतलब कोशिश की थी लोगों ने कि वो पॉलिटिक्स में भी आ जाएं, लेकिन वो ज़्यादा खुश नहीं थी। नहीं, वो उनका जो उनके ज़हन अंदर जो बचपना था वो पॉलिटिक्स में नहीं जैसे उन्हें एक सीट भी मिली थी। उनसे बात होती थी, मैंने उनसे एक दफ़ा जिक्र किया। मैंने कहा देखिए जी, लता जी से बात की मैंने, पॉलिटिशियन के बारे में बात हो रही थी। कभी कभी कोई भी टॉपिक आ जाता है ना जी। तो उस टॉपिक में मैंने कहा जी आदमी 2 पैर का जानवर है, गधा घोड़ा शेर हाथी 4 पैर के जानवर हैं। सियासतदान जो है पॉलिटिशियन वो 6 पैर का जानवर है, 2 पैर उसके अपने, 4 पैर उसकी कुर्सी के जो हमने दिलाई है। तो लता जी ने कहा शुक्र है मुझे इतने बुलावे आते हैं, मुझे वो कुर्सी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब मैंने जब हम बांग्लादेश जाने का प्रोग्राम बना तो नरगिस जी ने सजेस्ट किया कि लता मंगेशकर को भी ले जाया जाए। तो अब लता जी वॉज नॉट मेंबर ऑफ आवर ट्रुप, लेकिन सजेशन आई जब तो बात अच्छी लगी। तो सुनील दत्त साहब और हम लता जी के घर पे गए, पेडो रोड पे, बात करने कि अगर वो आए।
तो हमने जाके बात की, दत्त साहब ने कहा ऐसा ऐसा हम जा रहे हैं बांग्लादेश, आप हमारे साथ चलेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। अब मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतनी बड़ी आर्टिस्ट, इतनी बिजी मसरूफ, ये 2 दिन के क्योंकि हमने परसों जाना था। तो लता जी ने कहा कि कब जाना है? मैंने कहा जी परसों सुबह। कितने बजे? मैंने कहा जी 5 बजे सब लोग दत्त साहब के घर पे आएंगे, सब आर्टिस्टों को बोल दिया हुआ है। 5 बजे, 7 बजे फ्लाइट है हमारी कलकत्ते की, वहाँ से हम ढाका जाएंगे। तो लता जी ने कहा ठीक है मैं पहुँच जाऊँगी। अब इतनी सी 2 मिनट में उन्होंने एग्री कर लिया मैं पहुँच जाऊँगी। लेकिन एक बात है, किसी को कहिए मत, क्योंकि परसों मेरी रिकॉर्डिंग है बर्मन दा के साथ, SD बर्मन के साथ। तो मैं बिना उनसे कहे मैं निकल चलूँगी आपके साथ। उन्होंने प्रोड्यूसर को फ़ोन करके बता दिया कि आप ये बर्मन दा को तब बताना जब मैं जा चुकी हूँ। तो ठीक है, उनको मैं मना लूँगी। तो सुबह 5 बजे सब ने पहुँचना था। लता जी वॉज द फर्स्ट टू अराइव। 4:30 in the morning she was there at Sunil Dutt's house। आगे फिर हिस्ट्री है। हम बांग्लादेश गए। दूसरे दिन सुबह शेख मुजीबुर रहमान, द क्रिएटर ऑफ बांग्लादेश, उन्होंने अपने घर पे बुलाया नाश्ते पे। लता मंगेशकर, सुनील दत्त साहब एंड द मैनेजर एंड मी एंड नरगिस जी, हम चारों गए। तो वहाँ पे नरगिस जी तो घर में रही मुजीबुर रहमान साहब के घर पे। तो उनकी बच्ची थी छोटी सी, उसके साथ खेल रही थी। हम लोग इधर बैठे थे। तो लता जी ने वहाँ पे गाना गाया विदाउट हारमोनियम, विदाउट एनीथिंग, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, और इतना पसंद आया। किसको नहीं पसंद आएगा। और नरगिस जी एक बच्ची के साथ खेल, मुजीबुर रहमान की छोटी सी बच्ची थी, उसके साथ खेल रही थी। वो बच्ची आज प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की। तो लता जी, और जहाँ जहाँ हम गए, जहाँ जहाँ भी शो किया, मैक्सिमम क्लैपिंग्स नेचुरली किसको मिलेंगी। महेंद्र कपूर भी थे, किशोर कुमार भी थे, दत्त साहब भी बात करते थे, नरगिस जी भी स्पीच देती थी, पर जितनी तालियां उनके गाने पे। उफ तौबा। किशोर कुमार जी की बात करें तो उन्होंने there was a time when she refused to sing with किशोर कुमार जी। वो हंसी मजाक इतना करते थे। क्या है कि इनमें भी बचपना था, मूडीनेस होती है वो आर्टिस्ट्स की। हाँ, किशोर कुमार में भी बचपना था। अब क्या करें, अब इसका बचपना स्ट्रांग है कि उसका बचपना स्ट्रांग है, ये अब किशोर कुमार के बारे में मैं क्या कहूँ। उनका एक सेक्रेटरी था जो ड्राइवर भी था, सेक्रेटरी भी था, अब्दुल नाम था उसका। अब पैसों की बात आती जब, तो कैश मिलना चाहिए, तब वो गाना गाते थे। और कैश मिल गया कि नहीं, कैश तो अब्दुल को मिलना चाहिए ना, अब्दुल लेता था कैश। तो चाय मंगाते थे किशोर साहब, चाय ले आओ अब्दुल। चाय अगर आ गई इसका मतलब कैश मिल गया। अच्छा। चाय अगर नहीं आई तो मुश्किल हो गया। तो एक मरतबा काफ़ी देर तक चाय नहीं आई, तो अब्दुल को कहा भाई कि चाय क्यों नहीं आ रही। तो अब्दुल ने कहा साहब ये तो अपनी पिक्चर का गाना है। ये तो अपनी पिक्चर का गाना है। आप प्रोड्यूसर हैं इसके। अच्छा मुझे बताया क्यों नहीं तुमने। भाई ऐसे किस्से हैं, ऐसे बचपना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तो उनकी बेगम जो हैं अभी लीना चंदावरकर, उनसे मेरा अच्छा राब्ता रहता है। वो मेरी बहन बनी हुई हैं। अच्छा। मेरी बहन बनी हुई है, क्योंकि पहली पिक्चर उनकी थी मन का मीत, जिसमें आई वॉज लाइक बॉस इन दैट फिल्म। अजंता आर्ट्स की फिल्म थी। सुनील दत्त वॉज दी प्रोड्यूसर। लेकिन सुनील दत्त क्या था कि उन दिनों उनके पास बहुत सी फिल्में थी बाहर की,
तो वो जो ज़्यादातर जो काम होता है एज प्रोड्यूसर वो मुझ पे सौंपा हुआ था। तो लीना उन्हीं दिनों में ही मुझे उसने राखी बांध दी। तो वो उनसे लीना से मिला मैं जब लास्ट टाइम जब मैं गया था, तो उनकी पहली बेगम रोमा देवी वो भी वहीं उसी घर में थी। तो लीना ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया उनसे कि मैं उनकी पहली बीवी हैं, मैं उनकी आखिरी बीवी हूँ। तो हम दोनों के साथ बैठ के फ़ोटो भी खिंचवाई जो किताब में है। जी जी। तो मेरा मतलब ये है कि किशोर कुमार के साथ लता जी का ऐसा रिश्ता नहीं था जो बातें होती हैं कि झगड़ा हो गया या नहीं। मतलब ये मैंने पढ़ा कि वो इतना मजाक करते थे, वो इतना हंसती थी कि एक दिन उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनकी आवाज़ ख़राब हो रही है, इसीलिए उन्होंने थोड़ी ब्रेक दे दी। नहीं ऐसी बात नहीं है। That is true, of They were course. best of each other's admirers. They were best of each other's admirers. कि अब यहाँ से जाएंगे, जब प्रोग्राम ख़त्म होगा आप जाएंगे, आपका मुझे बताइएगा व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर। ये गाने की बात कर रहे हैं आप? हाँ, ये ऐसे इस तरह ही गाने बनते हैं, इस तरह के हैं। मैं तंदूरी मुर्गी हूँ, मुझे अल्कोहल से खा ले। Oh my God. क्या रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा। व्हाट इज योर मोबाइल नंबर? ये बकवास है। And then the way they do the remixes for the original song, which is an insult to the classics. और वो अच्छे जो गाने हैं, जो चुनिंदा गाने हैं, जो बेहतरीन गाने हैं पहले के, उनको रिमिक्स करके बजाया जाता है। वो सबसे ज़्यादा तकलीफ हमें उस बात पे होती है। और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि खुदा के लिए, ईश्वर के लिए आप मेहरबानी करें सुनने वालों पे, सुरीले लोगों पे, कि उनको हाथ नहीं लगाएं। वो जैसे हैं उनको चलने दें, बजने दें, सुनने दें लोगों को। कि बार बार सुनने पे दिल तो भरता नहीं, बार बार सुने तो ऐसा लगता है कि भाई फिर दोबारा सुने, फिर ये सुने। वो उनको ना हाथ लगाएं। आजकल के गानों से कुछ भी करें, छेड़छाड़ करें, रीमिक्स करें, लाउड बहुत करते हैं, वैसे ही लाउड होते हैं, वो सब करें, बट वो पहले के गानों में हमेशा जवां गानों वो छुए ना, उनको रहने दें वैसे ही, उनको डिस्टर्ब ना करें। वो डिस्टर्ब होते हैं तो सुनने वाले लोग, हमारे जैसे लोग हैं हज़ारों सुनने वाले, जो समझते हैं कि म्यूज़िक क्या है, धुन क्या है, पेशकश क्या है, सुर क्या है, और लिखने वाले शायर का कमाल क्या है, कलम किस तरह चलती थी उस ज़माने में, तो उनको रहने दें बड़ा मेहरबानी। ये सबसे ज़्यादा एहसान होगा, सबसे बड़ा एहसान होगा हम पर। मेरा एक मरतबा पाकिस्तान जाने का मुझे मौका मिला और मैं गया वहाँ पे। मैं मिला कुछ लोगों से। मेरी एक नज़म थी जो मैंने लिखी हुई थी, जो बहुत पसंद आई थी यहाँ पे। तो एक साहब थे यहाँ पे, मिस्टर भट्टी, वो काफ़ी ओहदे पे थे पाकिस्तान एम्बेसी में। तो उन्होंने वो नज़म पाकिस्तान में टीवी में मुझे बोलने के लिए मुझे कहा, आप चलो ये वहाँ पे सुनाइए। तो वो मैंने वहाँ सुनाई थी वो नज़म। तो वहाँ पे जो लोग आए हुए थे उनमें एक बहुत मशहूर पाकिस्तान की सिंगर हैं सुरैया मुल्तानीकर, वो भी आई हुई थी। तो बहुत मशहूर हैं वहाँ पे, बहुत पॉपुलर हैं, बहुत इज़्ज़त है उनकी। तो वो उनसे मुलाकात हुई मेरी। तो मैंने कहा, मुल्तानीकर क्यों लिखा आपने? कहने लगी, मैं लता मंगेशकर की बहुत फ़ैन हूँ। तो उनकी फ़ैन हूँ और उनका कोई गीत ऐसा नहीं जो मैंने ना सुना हो, जो मैंने ना गाया हो अपने घर पे। तो उनके साथ मंगेशकर है, तो मैंने जब से कर लगाया अपने साथ मुल्तानीकर, मेरा नाम हो गया। मेरा नाम हो गया। उन्होंने भी मुझे, मेरे साथ अच्छा वो हुआ, तो राखी बांधी मुझे। अब हर ईद पे मैं उनको ईद मुबारक कहता हूँ, वो मुझे दिवाली पे मुबारक। तो दिवाली पे उन्होंने मुझे एक ख़त लिखा था शुक्रिया का, मेरे को मिली थी। तो उस ख़त का जवाब मैंने उनको लिखा। मैंने कहा, मैं ये नहीं जानता कि ईद क्या होती है, मैं ये भी नहीं जानता दिवाली क्या होती है। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ईद पे लोग सुबह सवेरे अच्छे कपड़े पहन के खुशियाँ मनाते हैं, और दिवाली पे लोग रात को पटाखे छोड़ते हैं, दिवाली मिठाइयाँ बांटते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। जब से आपका ख़त आया है, मैं इसे दिन में पढ़ता हूँ, मेरी ईद हो जाती है, रात को पढ़ता हूँ, मेरी दिवाली हो जाती है।
How sweet is that? तो ये एक्सप्रेशन ऐसे जो हैं ये तो ये लता जी की फैन थी। तो बहुत एक बताइए कि लता जी किसकी फैन थी? आप बता सकेंगे? साइकिल साहब की पसंद करती थी उनको बहुत, शुरू में। उनको तो खैर इंतकाल बहुत जल्दी हो गया है। मैं एक बात कहूँगा, ये सवाल इनसे किया आपने, मैं आप भी बताइए। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। लता जी नूरजहाँ की उतनी ही बड़ी फैन थी जितनी बड़ी नूरजहाँ लता की फैन थी। ये कौन बड़ा फैन था मैं ये नहीं बता सकता। दोनों एक दूसरे की इतनी इज्जत, इतना प्यार, एक दूसरे के गाने भी गाते थे। यार ये आपको कुछ 2 पंक्तियाँ कुछ गाएं हमारे लिए? हाँ, नहीं मैं वो नज़म थी जो मुझे पाकिस्तान ले गई, वो सुनाना चाहूँगा। जी ज़रूर। ज़रा सुनिएगा। हाँ सुनाइए प्लीज़। आओ कुछ ऐसा माहौल बनाया जाए, आदमी को इंसान बनाया जाए। वाह। आग बहती है झेलम में यहाँ, आग बहती है गंगा में वहाँ, कोई बताए कहाँ जाके नहाया जाए। आग पानी हवा मिट्टी आसमां ज़मीं, कोई मज़हब नहीं इनका, ना कोई मंदिर इनका, ना कोई मस्जिद इनकी, ना कोई पंडित इनका, ना कोई मुल्ला इनका, ना कोई पंडित इनका, ना कोई मुल्ला इनका। कैद खाने हैं बन चुके ये मंदिर और मस्जिद यहाँ, लोगों का ज़मीर कैद है वहाँ। मिलती थी माला और तावीज़ जहाँ, बिक रही है बंदूक और बारूद वहाँ। होती थी इबादत जहाँ, हो रही है तिजारत वहाँ। ना कोई हिंदू चिड़िया, ना कोई तोता मुसलमान, ना कोई हिंदू चिड़िया, ना कोई तोता मुसलमान, ना कोई मंदिर इनका, ना कोई मस्जिद इनकी, ना कोई पंडित इनका, ना कोई मुल्ला इनका। काश कि ऐसा होता, जिस डाल पे चिड़िया उस डाल पे तोता। होगा इंशाल्लाह। ये सुबह कोई पर्चा ऐसा नहीं था वहाँ जिसमें इस बात का चर्चा ना हुआ हो। ये किसी शायर ने लिखा भी है कि परिंदों में फ़िरका परस्ती क्यों नहीं होती, परिंदों में फ़िरका परस्ती क्यों नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। ये जो भाई साहब ने कहा है वो उसी से रिलेट करता है ये शेर। और साहिर लुधियानवी ने जो लिखा था कि उसका एक अंतरा ये है कि अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मज़हब से कोई काम नहीं, जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है उस इल्म का तुझ पर कोई एहसान नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो राज जी आप कुछ लास्ट वर्ड्स कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा था कि जब हम बांग्लादेश में प्रोग्राम कर रहे थे तो हमने फ़्लाइट पकड़नी थी, अपने जहाज़ तो अपने पास ही थे, तो हमने फ़्लाइट पकड़नी थी कलकत्ते जाने के लिए। तो हमें इंस्ट्रक्शंस आ गई मैडम गांधी की तरफ से कि हमको एक शो चिटागोंग में भी करना है दूसरे दिन। तो हम शाम की फ़्लाइट से, उसी फ्लाइट से हम चिटागोंग चले गए। अब मेरी जिम्मेवारी थी कि कहाँ पे होटल में रुकें ताकि सुबह उठ के हम शो करें। तो मैंने पता किया, जो ब्रिगेडियर साहब आए थे वो हमको लेने के लिए, बारिश हो रही थी बहुत। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कौन से होटल में ठहरा रहे हैं आप? कहते होटल तो 3 हैं यहाँ पे, सब बुक हैं। वो हमको मिलिट्री हॉस्पिटल में ले गए। मिलिट्री हॉस्पिटल में अब लता मंगेशकर, वहीदा रहमान, नरगिस जी, माला सिन्हा, सोनिया सानी, ये सब लेडीज़ जो हैं ये तो वहाँ पे लॉन में बैठी और मैं इंतज़ाम कर रहा हूँ कहाँ किसको ठहरें। सुनील दत्त साहब वो जो स्ट्रेचर होता है जहाँ पे डेड बॉडी को ले जाते हैं उस पे सोए। और क्या करूँ अभी। पांडे साहब ने कहा, ब्रिगेडियर पांडे जो थे, जो उन्होंने कहा कि हम लता जी, नरगिस जी का, इनका सबका ख्याल रखेंगे, डोंट वरी, मैं कर रहा हूँ कुछ। तो मैं 2 घंटे हो गए, पांडे जी नज़र नहीं आ रहे और वो बैठे हुए हैं, लेडीज़ बैठी हुई हैं। मैं उनसे पूछने गया भाई कुछ चाहिए तो करते हैं एकदम। तो मुझे आवाज़ आ रही तबले बजने की। तबला क्या नहीं बज रहा था, सब लोग मच्छर मार रहे थे लेडीज़। इतने मक्खी जितने मोटे मोटे मच्छर थे चिटागोंग में।
तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, तो लता जी ने कहा कोई बात नहीं, इसी में ही सुर निकलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे शो तो हुआ। हम लोग जब जा रहे थे तो 2 जहाज़ थे, एक जहाज़ के इंचार्ज सुनील दत्त साहब थे, उसमें सब म्यूजिशियंस, मेल आर्टिस्ट सब थे उसमें, और फीमेल आर्टिस्ट का इंचार्ज मैं था। अब वहाँ पे सब लेडीज़ तो आ गई, माला सिन्हा भी आ गई, वहीदा रहमान भी आ गई, नरगिस जी और लता मंगेशकर मिसिंग। ये शॉपिंग करने चली गई, ये शॉपिंग करने चली गई, और ब्रिगेडियर साहब लेके गए थे इनको। अरे वाह। एंड यू कैन इमेजिन। और सुनील दत्त का गुस्सा जो है, प्यार भी बहुत करते थे लेकिन गुस्सा जब आता था वो नरगिस जी को मालूम था, और लता जी को भी मालूम था। लता जी भी नेचुरली फैमिली। तो जब वो ये आए तो देखा दूर से सुनील दत्त साहब का गुस्सा, और भिन्ना रहे थे वो। तो लता जी ट्रांजिस्टर खरीद के लाई थी छोटा सा। वो मुझे आके कहती हैं, राज ये ट्रांजिस्टर तू अपने पास रख ले, बोलना तुम्हें पांडे साहब ने दिया है, मैं बॉम्बे में ले लूँगी। तो भाई इतना बचपना। अब ट्रांजिस्टर, इतना सा ट्रांजिस्टर 100-200 रुपये का खरीद लाई। मतलब बचपन की बात कर रहा हूँ, उनके अंदर इतना। पर लता जी को और भी शौक थे, क्रिकेट से उन्हें बहुत प्रेम रहा है। क्रिकेट से बहुत बहुत शौक था, और तेंदुलकर से उनका बहुत अच्छा है। उनका जब क्रिकेट मैच होता था तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती थी उनकी। पर रिकॉर्डिंग की बात करें तो वो अपने गाने भी खुद सुनना पसंद नहीं करती थी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ से ज़रा एलर्जिक थी वो। अच्छा। कोई बहुत ज़्यादा तारीफ करे उनके मुंह पे, हाँ सुन ठीक है ठीक है। एम्बेरस होती थी बहुत, बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती थी। चलिए, बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और लाखों करोड़ों में लता जी की एक प्रशंसक अनीमा, जो न्यू जर्सी में ही रहती हैं, मैं उनकी श्रद्धांजलि से इस शो की समाप्ति करना चाहूँगी। हैं और भी सुरों के धनी, जिंदगी में किसी के कोई कमी तो नहीं। तुझसा कौन होगा मगर इस जहां में, मिल जाए सारा जग भी पर तुझ बिन कहीं कुछ भी नहीं। अनीमा खुद भी एक गायिका हैं, और कुछ ही पलों में सुनेंगे लता दीदी का गाना अनीमा की आवाज़ में। उससे पहले हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया।